आज ना कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बहुत हो रहा है। ठीक है, आज पढ़ने में मजा आएगा, तो देखते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप का हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, है ना? ठीक है। अब एज सच पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी में क्लास 11th में दिया हुआ है, ठीक, छोटा छोटा बात जो है। और ये बेसिक जो भी है, जो भी बेसिक है, ये आपको पूरे केमिस्ट्री में बाद में मिलने ही वाला है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, ये दुनिया भर का। नॉर्मेलिटी अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो बाद में भी मिलेगा ही। तो ठीक है, अभी जैसा भी मिलता है वो देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? मतलब असल में वही पहला चैप्टर है जो अब पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक था, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा बोलूं तो केमिस्ट्री में जैसे ही हम लोग को बात सुनने को मिलता है, केमिस्ट्री जैसे ही हमने सोचा या केमिस्ट्री पढ़ने का सोचा, देखना ना, समझना बात ना। केमिस्ट्री जैसे ही मैंने पढ़ने का सोचा, मेरे को दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले बोलो, आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? परमाणु, अणु। अब आप सोचो कि आप एकदम 9th 10th लेवल के बच्चे हो, है ना? तो केमिस्ट्री मतलब क्या समझ में आता है? तो सिंपल, मेरे को जो महसूस होता है, केमिस्ट्री मतलब एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन। बोलो सही है ना? केमिस्ट्री मतलब मेरे को दिमाग में आता है भाई कुछ ना कुछ रिएक्शन विएक्शन। मतलब हम स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ना बोलूं तो नॉर्मल यदि कोई इंसान से पूछे भैया केमिस्ट्री मतलब, वो केमिकल रिएक्शन सोचता है। कॉमर्स वाला स्ट्रीम का हो या किसी और स्ट्रीम का हो, जो हम लोग साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस को छोड़ के कोई भी स्ट्रीम वाला बोलेगा सर वो रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्शन की बात किए तो डेफिनेटली रिएक्शन में बात किया तो कुछ ना कुछ आपस में दो या दो से ज्यादा रिएक्शन करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ये भी समझ में आता है, ठीक। अब थोड़ा साइंस के स्टूडेंट्स के हिसाब से सोचते हैं, तो इसको आपने क्या बोल दिया सर? आपने बोला इसको रिएक्टेंट, ठीक। अभिकारक, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। अभिकारक में अब क्या है, पहले पे याद करो, कुछ दिन पहले या शायद कल या परसों बताया था। अभिकारक में अब ये कौन कौन है जो अभिकारक के रूप में होते हैं? तो निश्चित रूप से अणु, अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब आते हैं अणु, है ना? तो आपको यदि किसी केमिकल रिएक्शन को सीखना है तो आपको क्या जानना चाहिए? अणु के बारे में जानना चाहिए। अब सबको पता है कि जैसे H2 एक अणु है, तो अणु किससे मिलके बना है? परमाणु से मिलके बना है। तो आपको अणु को समझना है तो आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? परमाणु को जानना पड़ेगा। क्या जानना चाहिए, है ना? आप क्या सीखना चाह रहे हो? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले आपको क्या जानना है? अणु। अणु से क्या पहले क्या जानना है? परमाणु। अब अणु में क्या जानना चाहिए आपको? उसकी संरचना कैसे होती है, कौन कौन से अणु है, दिखता कैसा है, क्या क्या उसके गुण है ना, यही सब। अब उससे पहले यदि परमाणु को जानना है तो परमाणु में क्या क्या जानोगे? वही परमाणु की संरचना क्या है, उसमें क्या क्या, अंदर में क्या क्या है, क्या गुण है, कितने बंध बनाता है, क्या है दुनियादारी, सही है ना? तो इस हिसाब से यदि आपको केमिस्ट्री का अध्ययन करना है तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? परमाणु के बारे में सीखना चाहिए। उसके बाद आप अणु के बारे में सीखोगे, उसके बाद आप रिएक्शन वगैरह के मतलब में आएंगे। तो सोचो ये पहला चैप्टर केमिस्ट्री का उस हिसाब से क्या होना चाहिए? परमाणु संरचना, यही तो है पहला चैप्टर। बेसिक को यदि 2 मिनट के लिए भूल जाए तो पहला संरचना क्या है?
परमाणु संरचना। ठीक है, अब परमाणु संरचना में भी बहुत सारे हम लोग जैसे परमाणु संरचना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें ना बहुत अभी स्टार्टिंग में बहुत न्यूमेरिकल है, संख्यात्मक प्रश्न है, तो उस न्यूमेरिकल को भी अभी छोड़ते हैं। केमिस्ट्री ना, ठीक है ना। तो इस चीज को भी समझने के लिए चलो देखते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या जानने वाले हैं आज। ठीक, तो ये स्लाइड का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में भी आज हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्या है, थ्योरी है। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, बस देखते रहो। ठीक है, चलो ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर। समझ में आता है क्या होता है? सुना है क्वांटम नंबर? ठीक है, तो क्वांटम नंबर को भी जानने से पहले आप सबको पता है एटम, एटम के सेंटर में क्या होता है? नाभिक। ठीक है, एकदम बच्चों वाली बात है, ये सबको पता है, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अब चैप्टर को स्टार्ट करना है, टॉपिक को स्टार्ट करना है, तो ये सब बातें जरूरी है। ठीक है, नाभिक। नाभिक को हम लोग क्या बोले इंग्लिश में? न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक। नाभिक में कौन बैठा है? तो दो छोटे कण बैठे हैं, कौन कौन से? तो ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, पता है। प्रोटॉन किस प्रवृत्ति का होता है? हाँ, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो धनात्मक आवेश होता है, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश है। पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, ये भी पता है कैसा है, तो ये पता है न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये न्यूट्रल है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ बना ही दिया, पॉजिटिव चार्ज है। अरे ठीक है, नाभिक में ये दोनों बैठे हैं, ये पॉजिटिव है, तो नाभिक भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। आज की डेट पे, है ना, आज की डेट पे मतलब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चे यही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वहां पे, सब पर्टिकुलर पाथ में घूम रहा है। 11th में आते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है कुछ भी। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, पता है? इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं चल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कैसा चल रहा है? ऐसा ऐसा चल रहा है। ये छोटे बच्चों को बताने के लिए ठीक है, 11वीं में ये सब ऐसा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पाथ में भी नहीं घूम रहा, कहीं पर भी है। ठीक है, अभी देखेंगे बाद में, एकदम परमाणु संरचना में अंदर घुस के पढ़ेंगे ना तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन है, वो एक रास्ते में घूम रहा है। इस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई, क्या बोलते हैं? हाँ, हम्म ऑर्बिट। हिंदी में क्या बोला? कक्षा। ठीक है, या और ऐसा सेल भी बोलते हैं। इंग्लिश शब्द तो याद रखो बेटा, है ना, इतना इंग्लिश तो समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम हिंदी भी लिख रहे हैं जरूर, लेकिन ऑर्बिट
सामान्य शब्द है ऑर्बिट। अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है किसी न किसी रास्ते में, तो वो अर्थ का ऑर्बिट हो गया, जिस रास्ते में घूम रहा है ऑर्बिट। ठीक है, ठीक ठीक। चलो, सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो अभी कुछ संख्यात्मक मान बोल रहा हूं जो आपको बिल्कुल याद ही करना है और याद होना चाहिए ऑलवेज ऑलवेज। केमिस्ट्री के टीचर हो या मत हो, टीचर स्टूडेंट हो या मत हो, ये पता ही होना चाहिए, जनरली पता होना चाहिए, है क्या? क्योंकि हमारे ऐसा, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा पहले, आपको ये पता है क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल हो गए हमारे 11th के स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, कण है ये। ठीक, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है क्या? चार्ज, आवेश। हाँ, आवेश कितना? माइनस। हाँ, निगेटिव चार्ज तो होता है, मैंने लिखा क्या यहाँ पे? ये निगेटिव प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, लेकिन वो कितना होता है उसका मान? दुनिया का सबसे छोटा आवेश, दुनिया का सबसे छोटा आवेश, इससे कम आवेश है ही नहीं दुनिया में। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, वो कितना होता है ये याद करना पड़ेगा आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और आवेश का इकाई क्या होता है? कूलाम। शायद पता हो, नहीं पता हो तो पता रहना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है बेटा। हाँ, आवेश का नाम कूलाम। ठीक, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज बोलने का मतलब समझ में आ रहा है ना? समझाने का मतलब मैं ऐसा बोल दूं क्या? चलो देखो, सुनो, नॉर्मल नॉर्मल से बात करो। ये किसी की चाल हो सकती, किसी भी कण की चाल हो सकती, कार की चाल हो सकती, मेरी चाल है, चल रहा हूं, किसी की भी चाल। ठीक है, किसी की भी चाल, स्पीड, वेलोसिटी। ठीक, मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी की भी? मैक्सिमम, अधिकतम, दुनिया में अधिकतम स्पीड आप कितना सोच सकते हो? कितना सोच सकते हो? अरे बताओ भाई, नहीं पता? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल से ज्यादा दुनिया में कोई चाल है ही नहीं। कितना है अधिकतम? प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति, नहीं पता ये? तो पता रखना चाहिए बेटा, ये सब नॉर्मल बात है एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग चीज है, नॉर्मल है एकदम, सामान्य बात है। इससे ये प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड बोल दिया मतलब 3 लाख किलोमीटर चल रही है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का दूरी होता है लगभग लगभग 3,500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर, और ये 3 लाख किलोमीटर चल लेता है 1 सेकंड में। ये अधिकतम चाल है, दुनिया में इससे ज्यादा चाल संभव नहीं है। समझ में आ गए? मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे कार की स्पीड 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, बोलो, बोलने में क्या जा रहा है, सपने दुनिया में चले जाओ। लेकिन वो संभव बात है क्या? नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं। ठीक है, वैसे ही वही चीज बोल रहा था, अब समझ में? किसी का भी आवेश जो है वो इससे कम नहीं हो सकता, ये इससे कम, सबसे छोटा चाल है, सबसे छोटा आवेश है। ठीक है क्या? ठीक, चलो आगे देखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव प्रवृत्ति का होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव प्रवृत्ति का होता है, जो कि संख्यात्मक मान बिल्कुल सेम है। क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, और यहां पे आवेश कितना होगा? अरे न्यूट्रल क्यों लिख दिया हूं मैं? यहाँ न्यूट्रल लिख दिया हूं, ये क्या है? न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रल रखा था इसलिए जीरो, आवेश जीरो।
ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये ना, ये एकदम देखो, इसमें कुछ नहीं है, कोई दुनिया कोई आदमी आपको बताएगा नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और भार कहाँ है, तो इसका कोई ना कोई भार है। भार मैं किलोग्राम में बोल रहा हूँ, ये आप बिल्कुल याद करेंगे। कितना होता है भार, पता है क्या? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में, ठीक है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में, और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में, ठीक है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का भार सेम होता है, जबकि चार्ज जो होता है वो दोनों सेम होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो बढ़े आगे। ठीक है, तो इस पे भी काफी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो अभी मैं फिर कराऊंगा न्यूमेरिकल, तो फिर वही न्यूमेरिकल वाला बात आ जाएगा, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं अभी। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, देखो आपको अब पता चल चुका है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर बैठे हैं, नाभिक में बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा है, कोश या कक्षक या ऑर्बिटल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का रूम, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बैठा है ना अपने कमरे में, तो इलेक्ट्रॉन का रूम बोल दिया मैं समझने के लिए, रूम। लेकिन उस रूम को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, कोश, ठीक है, कोश या फिर कक्षक या फिर ऑर्बिटल, ठीक है। जब भी मैं ऑर्बिटल बोलूं, आप ये मान लेना कि वो इलेक्ट्रॉन के रहने का रूम है, घर नहीं, रूम, ठीक है। समझ में आया? ये रूम शब्द मैंने हमारे और आपके समझने के लिए बोला है, ठीक। तो वैसे सही डेफिनेशन यदि मैं बोलूं कि ऑर्बिटल या कक्षक का सही डेफिनेशन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के अंदर का वह स्पेस है, मैं लिख दूंगा अभी, एटम के अंदर का वह स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप सबकी बात कर रहे हैं, यहां अभी बैठे हैं, तो 8:30 से 10:30 के बीच आपके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है, इस रिकॉर्डिंग रूम में है, इस क्लासरूम में है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद यहाँ पाए जाने की संभावना थोड़ी कम है। जैसे एक नॉर्मल सी बात करूं, एक स्कूल है और स्कूल में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के स्कूल में पाए जाने की संभावना कहाँ है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ पर है, क्लासरूम में। क्या इसके अलावा वो कहीं पर भी पाया जा सकता है? हाँ, कभी हो सकता है वो ग्राउंड में खेल रहा होगा, या हो सकता है किसी ऑफिस में होगा, या कहीं पर भी होगा, लेकिन अधिकतम संभावना कहाँ है, क्लासरूम में। एग्जैक्टली वैसे ही इलेक्ट्रॉन के एटम में पाए जाने की संभावना अधिकतम जहां पर है, उसको मैंने क्या बोला है, कक्षक, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है बोलोगे ना, जब तक बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन यहां पे, तब तक तो वो यहां आ गया, घूम रहा है, वो भी अच्छे खासी स्पीड से। किस स्पीड से घूम रहे बताऊंगा, लाइट के स्पीड से थोड़ा कम, ठीक है ना। अधिकतम स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁻⁻,
8, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में है? ठीक, तो कोश क्या है बेटा? तो एटम के अंदर वह स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने या पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, ये वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। ठीक, ठीक है, ये एटम, तुम आप परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, तो परमाणु संरचना पढ़ने के लिए ये सब जानना जरूरी है। वही पर तो अंदर की संरचना ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। तो ये हमारा ऑर्बिटल हेडिंग था ना। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं क्वांटम नंबर। हिंदी में भी क्वांटम नंबर ही बोलते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश का तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। ठीक है, मैं अभी शॉर्टकट में जहां जहां पे क्वांटम नंबर लिखने की आवश्यकता होगी वहां QN बोलूंगा। ठीक है, क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाँ, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कोई? 4 प्रकार के होते हैं, और कोई? वो तो प्रकार हो गया, होता क्या है ये पूछ रहा हूँ। सुना है क्या सभी लोगों ने 4 प्रकार का होता है? ठीक है, चलो छोड़ो, 4 प्रकार को छोड़ो। असल में जो क्वांटम नंबर है, नंबर संख्या है, एकदम डीपली समझना। तो ये जो नंबर है वो किस बात को प्रदर्शित करता है? किसी न किसी को तो प्रदर्शित करता होगा। जैसे उदाहरण बोलता हूँ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। 8 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? ऐसा मैंने कई बार बोला, 8 ही क्यों, 10 क्यों नहीं? तो 8 किसी न किसी बात को प्रदर्शित कर रहा है। किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? कि ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, यदि उदासीन है। वैसे ये नंबर जो है ये किसी न किसी बात को प्रदर्शित करेगा। नंबर तो हम लोग सीख ही लेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि ये किस बात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर किसी एटम के अंदर ऑर्बिटल के साइज, शेप और ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करता है। किसका क्या क्या बोला? साइज, एक्चुअली वो रूम है ना। ऑर्बिटल बोलूंगा तो दिमाग में क्या रखना? रूम। तो रूम का साइज कुछ ना कुछ होता है। ये क्लासरूम बड़ा है, वो क्लासरूम छोटा है, ये छोटा है, बड़ा, साइज। ठीक, दूसरा शेप। शेप क्या? अब रूम आपके कौन से शेप का है? त्रिभुज है कि वर्गाकार? त्रिभुज है या शेप, समझ गए क्या? रूम का कोई ना कोई शेप होता है। ठीक है, गोला है तो शेप। और तीसरा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन समझा देता हूं मीनिंग। ठीक है, क्या? अब ये रूम है तो इस रूम का गेट किसी ना किसी दिशा में है। अब ये बोर्ड है, ये बोर्ड किसी ना किसी डायरेक्शन में तो है ना, इस डायरेक्शन में भी लगा सकते थे। ओरिएंटेशन का मतलब समझ रहे हो? मेरा ओरिएंटेशन आपकी तरफ है, आपका ओरिएंटेशन मेरी तरफ के, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं दिशा। अरे रूम है तो वो कहीं ना कहीं तो लोकेटेड है भैया, उत्तर में है, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। ठीक है, तो क्वांटम नंबर असल में क्या बात को प्रदर्शित करता है? क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है? कि क्वांटम नंबर एक्चुअली में किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के
तीन चीज, साइज, शेप और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बता पाऊंगा। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास। ओरिएंटेशन ही मेरे ख्याल से सही शब्द है समझने के लिए। एकदम अभिविन्यास तो एकदम कठिन हिंदी हो गया ना। ठीक है, अभिविन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो साइज समझ में आता है सबको, शेप और ओरिएंटेशन का मीनिंग मैंने बताया कि आखिर वो किस दिशा या डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको नंबर से कैसे बोलोगे, नंबर से कैसे बोलोगे? अब मैंने एक डिक्लेयर कर दिया है कि रूम नंबर 5 एक बड़ा रूम है, मैंने बता दिया है। मैंने बताया कि रूम नंबर 5 एक बड़ा रूम है। मैंने ये भी बता दिया कि रूम नंबर 5 तीसरे मंजिल में है। ठीक है, इतना ही बस, मैंने तुमको पहले से ही पता है। मान लो पहले से ही पता है कि रूम नंबर 5 बहुत बड़ा रूम है और रूम नंबर 5 एक नंबर बोल रहा हूं, वो तीसरे मंजिल में है। ठीक, अब मैं आपको कोई बच्चा आया पूछ रहा है सर केमिस्ट्री क्लास कहाँ लग रही है, रूम नंबर 5 में लग रही है। तो बच्चा समझ गया मेरे को तीसरा मंजिल में चढ़ना पड़ेगा, और बच्चा समझ गया अरे क्लासरूम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रूम नंबर 5 पहले से ही डिक्लेयर्ड है क्या कि वो तीसरे मंजिल में है और बड़ा है। तो मैंने तो बच्चे को सिर्फ ये बोला कि भैया केमिस्ट्री क्लास 5 नंबर रूम में लग रही है, तो वो इनडायरेक्टली समझ गया ना उसके पीछे की कहानी कि रूम वो कितना बड़ा होगा, कहां पर लोकेटेड है, तीसरे मंजिल में लोकेटेड है। तो वही है बेटा क्वांटम नंबर। हम लोग एक नंबर की सहायता से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का साइज, शेप और ओरिएंटेशन के बारे में बताने वाले हैं। थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा परेशान करूंगा आपको, इसकी भी कहानी कहां से आती है वो हिस्ट्री ऐसे सुन लिए रहो। ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, वो जो थ्योरी बोल रहा हूं उसका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अभी थोड़ा मैथ्स आएगा ना, तो मतलब मैथ्स वाली बातें सुननी है। ठीक, तो जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरंग है, वेव है। ये लाइट क्या है, ये लाइट क्या है, एक वेव है, तरंग है। वैसे ये एक तरंग है, अरे पानी का तरंग महसूस होता है, ये लाइट का तरंग महसूस नहीं होता, दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये तरंग है, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है। ठीक, वैसे आपको मैं सिंपल बोलता हूं, जैसे ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु की एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है, शायद थोड़ा सा मैथ तो जानते ही हैं। इसको हम लोग, जैसे मैं बोला कि ये बिंदु 3-4 पे बैठा है, समझ गए, इसका 3-4, इसका कोऑर्डिनेट 3-4 है। क्या समझे कि ये एक्स अक्ष में 3 दूरी चला होगा और वाई अक्ष में 4 दूरी चला होगा, तब हम लोग इस बिंदु पे पहुंचे हैं, है ना। तो एक बिंदु की पहचान को हम लोग एक संख्या से दिया, वैसे ही इसकी एक पहचान दी जाती है, तरंग की एक पहचान दी जाती है, और वो भी स्पेशली इलेक्ट्रॉन के तरंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाम याद रखना, सुन के रखना, बाद में मैं जब परमाणु संरचना एकदम डिटेल पढ़ाऊंगा ना न्यूमेरिकल के साथ में, तब हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ी कुछ दिन बाद। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल किया जाता है, तो उसी का हल है ये क्वांटम नंबर। ठीक है, उसको अभी एकदम लोड नहीं लो दिमाग में, लेकिन क्वांटम नंबर कहां से पैदा हुआ उसकी हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, और ये हिस्ट्री एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में दिया है मतलब वो कभी भी पूछ सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल किया जाता है, और हल किया जाता है तो मेरे को 3 जवाब मिलते हैं, 3 जवाब मिलते हैं। ठीक है, जैसे 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 अब हल करने का मतलब समझ लेते हैं, 2 मिनट फिर आता हूं मैं। जैसे आप मैथ्स में 2x + 4y = 5 और 3x + 6y = 10 या 9, चलो इस टाइप के समीकरण कभी ना कभी तो देखा ही है बचपने में। अभी सॉल्व करते हो नहीं करते हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसा समीकरण होता है। इस समीकरण को हल करोगे तो आपको 2 जवाब मिलेगा। कौन कौन सा 2 जवाब मिलेगा, एक x का मान मिलेगा और एक y का मान मिलेगा। वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे कितना जवाब मिलते हैं, 3 जवाब मिलता है।
वही 3 जवाब 3 क्वांटम नंबर बन के आते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो केवल केवल सुना ना, अभी समझो नहीं, केवल सुनो। ठीक, चलो अब क्वांटम नंबर पे स्पेशली हम लोग आ जाते हैं। क्या होता है समझ में आ गया बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? ठीक है, ठीक, किस बात को बता रहा है ये क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल के साइज, शेप एवं किसको प्रदर्शित करता है? अभिविन्यास ना, है ना, साइज, शेप और ओरिएंटेशन को ठीक है। कितने क्वांटम नंबर है? 4। एक क्वांटम नंबर किसको प्रदर्शित करेगा? किसको प्रदर्शित करेगा? साइज, दूसरा शेप, तीसरा ओरिएंटेशन, चौथा बताऊंगा। यही 3 क्वांटम नंबर तो यही पढ़ लिया आपने। ठीक है, डिटेल स्टडी करोगे तो ये सब मिलेगा, ऊपरी ऊपर करोगे तो आप पता ही नहीं चलेगा, क्वांटम नंबर खत्म, चालू होके खत्म भी हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे समझेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड करोगे। अब सरल शब्द में समझते हैं कि एक्चुअली में जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर क्या एटम में, एटम के अंदर मतलब एटम में, हाँ, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। ठीक है, किस बात को बता रहा है? एटम में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को, एकदम आसान, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है। हमारा और आपका कोई ना कोई एड्रेस है, आप कहीं ना कहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे सर आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे मैं एक कॉलोनी में, एक घर में, और उस घर का घर नंबर, ये सब चीज है पता है, मतलब नंबर आ गया ना, नंबर। अरे मैं क्वार्टर नंबर 5 में रहता हूँ, तो एड्रेस है समझ में? एड्रेस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किसके अंदर? एटम के अंदर, राइट। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बता रहा है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को समझेंगे 2 मिनट में, लेकिन उसके पहले मैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताने के लिए मैं लिख लेता हूं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। कितने टाइप के क्वांटम नंबर है? ठीक है, 4। कौन कौन से 4? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। पहला क्या, मैं पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबका इंग्लिश में, हिंदी एक बार बोल दूंगा। और चौथा क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है,
इसको हम लोग और क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोलते हैं बाद में देखेंगे, मतलब डिटेल जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में क्या बोला? मुख्य बस लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, मुख्य बस लिख दिया। क्वांटम नंबर तो क्यू एन हो गया। एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं? द्विगंशी, थोड़ा हिंदी देख लेंगे है ना, इस हिंदी का जो भी है सही लिखा है, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संवेग या कोणीय संवेग, क्या बोल दिया? कोणीय संवेग क्वांटम नंबर। ज्यादा उपयोग नहीं होता ये नाम, द्विगंशी क्वांटम संवेग ही लिख रहा हूं मैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ये तो समझ में आता है, चुंबकीय। स्पिन मतलब घूर्णन। ओके, वो थोड़ा सा हिंदी का नाम मुझे जरूर बता देंगे। चक्री, चक्रण, हाँ। और ये मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ठीक है, सही, ठीक। हाँ, चुंबकीय, चुंबकीय, चु ठीक है उतना है? चलता है ना, दौड़ता है भाई। आजकल तो हिंदी को भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है। अब समझना बेटा, हाँ ध्यान से। बाद में इस स्लाइड पे दोबारा आऊंगा मैं इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, ठीक है। चलो, आपको इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ बैठा है, तो सुनना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बैठा है? एटम, बोलोगे ना, एटम में बैठा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एटम के अंदर क्या है? एटम या परमाणु के अंदर क्या है? अंदर वो है शेल। शेल का मैंने क्या बोल दिया? कक्षा, वही ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट, रास्ता, ठीक है। अभी समझाते हैं सब, आपको ध्यान से समझ, एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कक्षा एटम के अंदर है क्या? कक्षा है ना, एटम के अंदर है, ठीक है। देखेंगे उसको भी थोड़ी देर में, समझते हैं एग्जांपल से। और कक्षा के अंदर क्या आएगा? ये आता है सब शेल। इसको क्या बोलते हैं? उपकोष, ठीक है, उपकोष। और सब सेल के अंदर क्या है? ये उसके अंदर है, सब सेल के अंदर क्या है? यही है असल में ऑर्बिटल, क्या बोल दिया? कक्षक, ठीक है, क्या बोल दिया? कक्षक। और कक्षक के अंदर कौन बैठा है? कक्षक के अंदर कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 2 3 4, ठीक, सही है। तो ये किस बात को प्रदर्शित करता है, तो समझेंगे जिस क्रम में ये लिखा है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी क्रम में आपको ये समझना है। तो पहला कौन सा बोला आपने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बात को प्रदर्शित करता है? कक्षा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ठीक। अभी समझेंगे उसको, ध्यान ध्यान से समझो, कक्षा को प्रदर्शित करता है। दूसरा कौन सा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसको प्रदर्शित करेगा?
उपकोष को प्रदर्शित करेगा। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो किस बात को प्रदर्शित करेगा, ऑर्बिटल्स को प्रदर्शित करेगा, कक्षक को प्रदर्शित करेगा। और चौथा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करेगा। तो ठीक है, तो क्लियर है, आराम से समझो अभी। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैं किससे प्रदर्शित करने वाला हूं, n से। इसको मैं किससे प्रदर्शित करने वाला हूं, l से। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, m से। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, s से। हाँ, किसको, ये स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, n l m s सारे स्मॉल लेटर से। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वापस से। हाँ ठीक, ये एक दूसरे के अंदर का मतलब समझना और ध्यान से समझना बेटा। मैं इसको सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए फिर से बोल देता हूं, ये है रास्ता, गली। ठीक, और गली में क्या है, घर। गली में घर, घर के अंदर देखो, एक दूसरे के अंदर का मतलब समझ में आ रहा है। अरे भैया किसे कोई गली है, गली में ही तो घर, गली है उसी में घर है। तो मैं कभी भी उपकोष बोल रहा हूं, मैं दिमाग में आना चाहिए समझने के लिए घर। अब घर के अंदर क्या होता है, रूम। थोड़ी देर पहले बोला था, ये क्या है, ये आपके रूम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब रूम का रूम नंबर होता है, घर का घर नंबर होता है, गली का गली नंबर होता है, तो वही तो क्वांटम नंबर है। ठीक, पक्का। आगे बात करें, चलो सुनो। एक्चुअली क्वांटम नंबर सही मायने में किस बात को प्रदर्शित करता है, सही मायने में किस बात को प्रदर्शित करता है, साइज, शेप और ओरिएंटेशन को बताता है। किसके माध्यम से, एक नंबर के माध्यम से। ये ऑर्बिटल है, कक्षक है। ठीक, तो ये नंबर किसको प्रदर्शित करेगा, ऊपर वाला, ऑर्बिटल के साइज, ये वाला। ये किसको प्रदर्शित करेगा, शेप। ये किसको प्रदर्शित करेगा, ओरिएंटेशन। अब केमिस्ट्री में हम लोग इतना तो जान ही रहे हैं कि एमएससी वगैरह कर रखा है, तो शायद एसपीडीएफ सुन रखा होगा, है ना, एसपीडीएफ। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि एस, अब एस नहीं बोलूंगा मैं, इस नंबर के हिसाब से मैं एस नहीं बोलूंगा, लेकिन चलो मैं एस बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में रहता है। तो आपके समझ गए होगे भैया, जहां भी रह रहा होगा वो गोला है। क्या समझा आपने, शेप समझ गए ना। ठीक है, और उसी को नंबर से बताऊंगा, शायद पता होगा, शायद, अभी तो हम पढ़ेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू 0 पे रहता है। क्या मतलब है इसका, आप समझ गए। हाँ, L इज इक्वल टू 0, मैंने कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन L इज इक्वल टू 0 किसके लिए वैलिड है पता है क्या, S के लिए वैलिड है। किसके लिए, S के लिए। तो तुम समझ गए। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू 0 मतलब वो S में रहता है और वो गोलाक। ठीक है, ये चीज तो सख्त सीखना है। अरे नंबर ना, क्वांटम नंबर सब पढ़ लेते हैं, एक्चुअली मीनिंग समझते नहीं है उसको, तो मीनिंग वो समझेंगे। ठीक है, ठीक, रास्ता है, घर है, रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब आए एकदम वन बाई वन आए। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एकदम शॉर्टकट में लिख दिया हूं भाई, है ना। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने क्या प्रदर्शित कर दिया, एन से, कोई दिक्कत। ठीक, अब नंबर की बात करने वाले हैं ना, नंबर। लेकिन एक्चुअली में ये किस बात को प्रदर्शित करके, सबसे पहला लाइन क्या बात को प्रदर्शित करता है, बोलो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, ये ऑर्बिटल के साइज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल के साइज को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये ऑर्बिटल के साइज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल के साइज को प्रदर्शित कर रहा है, राइट। ठीक,
और हम और आप मिलके इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, गली नंबर। अरे साधारण लैंग्वेज में कैसा क्या बोल दिया उसको, गली नंबर, रास्ते को बता रहा है। ठीक है, तो ये और किस बात को प्रदर्शित करता है, ये या यह ऑर्बिट लिख दो, समझ में आता है, ऑर्बिट के नंबर को बताता है, ऑर्बिट के नंबर को बताता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब गली नंबर क्या क्या हो सकता है बोलना, मतलब भाई एन का मान क्या हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, एन का मान एन से प्रदर्शित करते हैं, तो एन का मान कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। मैं गली नंबर 0 में रहता हूं, तो ऐसा नहीं है ना। ठीक, और असल में ऐसा भी बोल सकते हो, ये ऑर्बिट के नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, तो 0 ऑर्बिट तो नहीं है। ठीक, चलो तो ये भी हो गया। तो मतलब एन का मान क्या होगा, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 सो ऑन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक, ठीक है। अब शायद ये समझ रहे हैं कि अब मेरा पर्सनल नोटेशन है, ये एन की वैल्यू जितनी बड़ी, टॉप वैल्यू मतलब अप एरो मतलब बढ़ता जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 पे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2 पे रहता है। आप तुरंत समझ गए, हाँ सर, एक जो इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2 पे रहता है उसका साइज बड़ा है। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2 पे रहता है मतलब उसका साइज बड़ा है। और सरल सरल शब्दों में बोलूं तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ेगी क्या, हाँ बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, तो आप ऐसा समझ लो, इसको मैं हटा दूंगा फिर, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, रास्ता मतलब एन की वैल्यू जो नाभिक के पास में है उसके लिए एन का मान कितना 1, इसके लिए कितना 2, इसके लिए कितना 3। तो आप समझ गए ना, एन की वैल्यू मान लो 4 है, तो आप समझ गए नाभिक से वो ज्यादा दूर पे होगा और उसका जो साइज है वो बड़ा है। असल में ये साइज को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझना, थोड़ा सा उसको आपको याद करना, याद तो नहीं करना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूं तो याद तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको बताओ थोड़ा सोचकर, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी यदि बढ़ेगी तो ऊर्जा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा में क्या फर्क पड़ता है, कम होगा, वो भी बढ़ेगी सर, वेरी गुड, बढ़ेगी, क्यों, हाँ? देखो, अभी तो मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, है ना, प्रूफ है उसका, लेकिन मैं अभी साधारण शब्दों में आपको बोल देता हूँ, साधारण शब्दों में बोलता हूँ। और ये पूरे मतलब केमिस्ट्री में आपको जरूरत पड़ेगी, पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है, एक सिंपल सा बात समझना, सिंपल सा बात। ठीक है, यदि मेरे पास में, सोचोगे ध्यान से, मेरे पास में प्लस एक चार्ज है और एक माइनस आवेश है, दोनों को मैं पास पास ला के रख दिया तो ये दोनों चिपक गए, प्लस और माइनस चिपक गए। ठीक है, आकर्षण बल है, प्लस और माइनस चिपक गए। ठीक, अब मान लो इसको दूर करना है दोबारा, तो मेरे को ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे को दूर करना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब यहां पर इनकी खुद की ऊर्जा क्या है, कम है।
जब भी आकर्षण बल होगा, जब भी चिपकेंगे, खुद की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। क्यों कम हो गई? क्योंकि ये कैसे हो गए? स्टेबल। कैसा हो गए? स्थायी। दुनिया में कोई भी यदि कोई भी स्थायी है तो उसकी ऊर्जा क्या है? कम। ये एकदम नॉर्मल बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट बात भी है कि दुनिया में कोई भी यदि स्थायी है तो उसकी खुद की ऊर्जा क्या है? कम है। और स्थायी कोई भी कब होता है? जब वो अपनी ऊर्जा को लॉस करता है, मुक्त करता है। अब जैसे आप खुद अपने ऊपर भी लेके देखो, आप हो एक इंसान है, अभी इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, एकदम एनर्जेटिक है, ठीक है? क्या करेगा ये दौड़ेगा। ज्यादा एनर्जी इसको पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। सही बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही अस्थायी होता है। अस्थायी, इसके पास एनर्जी ज्यादा है या अस्थायी है, ये दौड़ेगा। और दौड़ते दौड़ते क्या करेगा? अपनी ऊर्जा को मुक्त करेगा, लॉस करेगा। क्या करे? हो जाएगा फिर ये थक जाएगा। थक जाएगा तो क्या हो जाएगा? सो जाएगा, रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा तो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। नदी में पानी बह रहा है तब तक बहेगा जब तक उसके पास एनर्जी है, और जितना तेज बहेगा, बह रहा है, चल रहा है, जितना तेज बहेगा उतनी ही ज्यादा उसमें एनर्जी है और उतना ही वो अस्थायी है। और दुनिया में हर कोई किधर बढ़ रहा है? हर कोई दुनिया में हर कोई किधर बढ़ रहा है? स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? हर कोई स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। पक्का? आप भी और हम भी यहां सब बैठे हैं स्थायी होने के लिए बैठे हैं कि हमारा अभी हम लोग अस्थायी हैं, अभी हमारा लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाए। तो जब तक लेक्चरर में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक क्या है? अस्थायी है। अब लेक्चरर में सिलेक्शन हो गया तो स्थायी हो जाओगे क्या? नहीं, फिर लड़ोगे, सर प्रमोशन चाहिए मेरे को, अब सैलरी बढ़नी चाहिए। वहां जाके स्थायी हो गया? नहीं, अब सैलरी बढ़नी चाहिए। सैलरी बढ़ गई तो नहीं, अब प्रिंसिपल बनना है। अब है ना, नॉर्मल बात है, ये एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है? 11वीं का बच्चा 12वीं में जाएगा, 12वीं का बच्चा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज का बच्चा नौकरी चाहेगा। मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं मैं, हर कोई किधर बढ़ रहा है? स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? ठीक, स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है। अब सोचो, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला? सोचो सोचो ध्यान से। ये मेरे पास में नाभिक है, नाभिक प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग कक्षा, ठीक? यहां पे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल नाभिक से ज्यादा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता जाएगा। मतलब आकर्षण बल कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आजाद हो रहा है, बंधन में नहीं है। जब बंधन में नहीं रहेगा तो मुक्त रूप से मुक्त हो रहा है ना, फ्री हो रहा है। और जहां फ्रीडम है वहां अस्थाई है। यहां पंखा है, ये अभी स्थाई है, अब ये स्वतंत्रता से घूमेगा तो क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा, ठीक है? ठीक, अभी मतलब ना, ये मैं इतना तामझाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट बात है, जरूरत पड़ते रहेगी, जरूरत पड़ते रहेगी। मैं ना इसको एक काम करता हूं, मैं उसको ना, आपको जो जरूरत पड़ते रहती है वो मैं लिख भी दूंगा। लेकिन जो सबसे काम की बात क्या है बेटा, आपके लिए काम की बात क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ते जाएगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होता जा रहा है। जब दो विपरीत आवेश चिपक जाएंगे अस्थायी हो जाएगा, अब दूर होते जाएंगे तो अस्थायी होता जाएगा, ठीक है? तो n के मान से मेरे को ये बात पता चल रहा है, केवल इतना ध्यान रखें, ठीक? ठीक है, एक लाइन में जो मैं लिख देता हूं, कभी भी याद रखना इसको। हो गया ना, ये n का मान हो गया, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया।
अच्छा, ये जो मैं बोला हूँ ना, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इसी क्रम में ही आपको लर्न करना है। क्रम ऊपर नीचे होगा गड़बड़ होगा, ठीक है। इसको एग्जैक्टली ये वाला जो है ना, इसको ये समझ में आता है ना, रास्ता है, घर के अंदर रूम है। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी समझाता हूँ, एक बार सुनना, थोड़ा जरूरत पड़ेगी कि आपको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को खोजना है, तो आप इंडिया एक बड़ा सा देश, ये एटम जैसा मान लो इसको, जैसे जैसे टाइम पास 2 मिनट के लिए मैं बोल देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य, ठीक है ना। वैसे ही एटम के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम के अंदर में बहुत सारे क्या है, कक्षा है, बहुत सारे, पहला कक्षा, दूसरा, तीसरा, चौथा, अनंत है एक्चुअली। ये कहां तक गया ये, अनंत तक, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या है, इंडिया है, इंडिया के अंदर अब अनंत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट है। यदि मैं सीजी में आता हूँ, मैं एमपी में भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक स्टूडेंट की तलाश कर रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ में बैठा है। तो मैं इंडिया से मान लो महाराष्ट्र में मैं चला जाऊं तो ये स्टूडेंट नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब सीजी के अंदर, अंदर मतलब क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, शहर है। मैं यहाँ पे कहाँ आ गया, रायपुर में आ गया, ठीक है। ये वही है, हमारा रास्ता था, ये घर है, कंपेयर करो। रायपुर के अंदर क्या है, रायपुर के अंदर कोई कॉलोनी है, बहुत सारे कॉलोनी, एक पर्टिकुलर कॉलोनी में चला गया। अब ये कॉलोनी के अंदर मेरे को कौन मिलेगा, वो स्टूडेंट मिलेगा, अंदर, एक दूसरे के अंदर, ठीक है। और यही आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस सबको बताएगा, ठीक है। ठीक, तो ये बात थोड़ा सा समझ में आया है आपको, अंदर अंदर का मतलब मैं आपको एक बार और बता दिया, बाकी कोई मतलब नहीं है ये, ठीक है। एग्जाम्पल बताया। और चलो देखो, आप दूसरा क्या है मेरे पास में, दूसरा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या मैंने लिख दिया था पहले, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, ये किस बात को प्रदर्शित करता है, यह किसको प्रदर्शित करता है, ऑर्बिटल के शेप। अब शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, कौन कौन से, वैसे एस होता है स्फेरिकल शेप का होता है वैसे ही, तो यह ऑर्बिटल्स के शेप को बता रहा है, बताता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है, ऑर्बिटल्स के शेप को, ठीक। दूसरा, और किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये किस बात को प्रदर्शित करता है, एल, उपकोष को। तो यह उपकोष को प्रदर्शित करता है, ठीक है, उपकोष को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्या है, चलो अब देखो देखो देखना है, ठीक। एल जो है, मैंने बोला एक दूसरे के अंदर है, मतलब जो एल का जो मान है, संख्यात्मक मान, एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है,
एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं? क्यों नहीं डाउट है? क्योंकि उसके अंदर है। ठीक, नेक्स्ट बात, तो एल का मान कितना होगा? ये होता है 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, पता है क्या? ठीक है, अभी सुनो, मेरे पास में 4 प्रकार के उपकोष हैं, सबको पता होगा शायद, है ना? पता ही है, 4 टाइप के उपकोष। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ठीक, और इनके लिए जो एल का मान है वो क्या क्या है? तो ये हो गया 0, 1, 2, 3। तो ये एल का मान है, ये उपकोष है। जीरो 1 2 3, क्या मतलब है इसका? मतलब थोड़ा सा 2 मिनट पे समझ लें। ठीक है, मेरे पास जैसे मैं बोलता हूँ कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में 2-3 टाइप के घर हैं। एक सिंगल स्टोरी मकान है, एक डबल स्टोरी मकान है और ट्रिपल स्टोरी मकान है। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला एक मकान है। ठीक, और इसको मैं नाम दे देता हूं 4, 5, 6, 7। अब मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो 6 नंबर वाले मकान में रहता है, तो आपको इनडायरेक्टली पता चल गया कि उसका मकान 2 मंजिला होगा, 2 मंजिला होगा। 6 नंबर के मकान में रहता है मतलब 2 मंजिला मकान होगा, ये फिक्स है। वैसे ही मैंने 2 मंजिला मकान के लिए 6 फिक्स करके रखा है, फिक्स कर दिया परमानेंट। 3 मंजिला के लिए 7 फिक्स कर दिया है। अब मेरा दोस्त 7 नंबर के मकान में रहता है, तो आपको अंदाज लग गया, हाँ भैया उसका मकान जो है वो 3 मंजिला है। ठीक, वैसे ही मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू 2 पे रहता है, तो आप समझ गए L इज इक्वल टू 2 पे है मतलब वो कहां रहता है? D पे रहता है। और D का शेप आज मैं बताया नहीं हूं, लेकिन आपको शेप पता चल गया। जैसे यहां पता चल गया ना, उसका शेप पता चल गया, भाई 3 मंजिला मकान है, अंदाज लग गया ना। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू 2 पे रहता है मतलब वो D पे रहता है। D का शेप हमको पता है, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे उसका और वो पता है। ठीक, चलो आगे बढ़े। ठीक, चलो अब ये इसका क्या मतलब है फिर इसका, तो वो जल्दी से समझ लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट, पहली कक्षा, पहली कक्षा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 को यहां रख दो। l का मान कितना होता है? 0 से n-1, ये तो l का मान होता है। l बराबर क्या हो जाएगा? 0 से 1-1, तो 0 से 0, 0 से 0 मतलब 0। ध्यान देंगे, l का मान 0 कब? जब n की वैल्यू 1 है। हम थोड़ा नंबर पे फोकस करेंगे। अच्छा, ये कितना नंबर? तो बोलोगे 1 नंबर है। थोड़ा नोटिस करना बेटा इसको, है ना, 1 नंबर है, 1 नंबर। और वो नंबर कौन सा है? 0। 1 नंबर है और वो नंबर कौन सा है? 0। इसका मतलब समझना, पहले कक्षा में एक पहले कक्षा में एक उपकोष है, और वो उपकोष कौन सा है? एस। आ रही के बात समझ में? पहले n इज इक्वल टू 1, पहले कक्षा में एक ही उपकोष, 1 नंबर लिखा मतलब एक ही उपकोष, और उस उपकोष का क्या है? कौन सा उपकोष है? एस। ठीक, बस देखते रहो, 2 मिनट में फिर आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए लिख देता हूं, n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 0
से डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 - 1, 2 - 1 मतलब क्या हो गया 0 से 1। अब 0 से 1 का मतलब क्या हो गया, एल की वैल्यू 0 भी और एल की वैल्यू 1 भी। कितनी वैल्यू, कितने नंबर, दो, एक है 0 और एक है 1, मतलब कितने नंबर हो गए, दो। दो नंबर का मतलब क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे मीनिंग भी यहाँ बोलते हैं, देखो पहले ऑर्बिट पे पहले कक्षा में कितने उपकोष, एक, और उस उपकोष का नाम क्या है, तो बोलोगे सर 1s, 1 0 के लिए s, समझ में आया, ठीक। यहां बोलो, यहां बोलो ध्यान से आराम से, यहां पे कौन कौन से उपकोष है, यहां पे कौन कौन से उपकोष है, वैसे तो तुम समझ गए, कितना क्या समझ गए, दो, दो सब सेल हैं, उपकोष है, कहां पर, n = 2 पे, और वो दो सब सेल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे l = 0 है तो 2s है, और कौन है 2p है, अरे सेकंड के लिए 2 और 0 के लिए s, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, n = 3, n = 3, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2, मतलब l की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 की वैल्यू 2, 0 से 2 है ना, मतलब तीनों आएगा, कितनी वैल्यू हो गई 3, मतलब मैं ये बोल सकता हूं l = 0 का मतलब क्या हो गया 3s, इस बार 3s, यहां पे वही 2s था, ठीक ठीक। अच्छा ये क्या 3p, ये क्या 3d, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुन ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन 2s पे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन 3s पे रहता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s पे है, एक इलेक्ट्रॉन 3s पे है, कौन बड़ा, कौन सा बड़ा, किसका साइज बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन 2s पे है, एक इलेक्ट्रॉन 3s पे है, s क्या है घर, किसका घर बड़ा, 2s की 3s, 3s कैसे बोल दिए, तो सर हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा है ना, n की वैल्यू बड़ा है, n की वैल्यू बड़ी होगी तो साइज ज्यादा होगा, हाँ है, ये देखो साइज को प्रदर्शित करता है ना भाई, n किसको प्रदर्शित कर रहा है, साइज को, ये सेल को प्रदर्शित नहीं करता है, साइज को प्रदर्शित करता है। 99% बच्चे उस नहीं पढ़, यदि कोई टीचर नहीं बताएगा तो वो सेल समझते हैं उसको ना, वो सेल नहीं है, समझे। एक इलेक्ट्रॉन 2s पे है, एक इलेक्ट्रॉन 3s पे है, कौन सा बड़ा ऑर्बिटल है या कौन सा बड़ा घर है, 3s वाला। कहां से पता चला, n की वैल्यू से पता चला, n की वैल्यू क्या है यहां पर 3, वहां पे कितना है 2, ठीक, समझ में है? आगे बढ़े, वैसे ही मैं लिख तो देता हूं अभी, चलो चलो लिख ही देते हैं, एक ही तो और बचा, n = 4 का मतलब क्या हो गया, तो l की वैल्यू कहां से आ गई 0 से 4 - 1, मतलब l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 3, 0 मतलब 4s, ये मतलब 4p, 4d और 4f, क्योंकि 0 1 2 3 SPDF, ठीक, क्लियर है, हाँ। चलो अब यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन का जवाब दो, दोगे, यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ऑनलाइन में बच्चे आज 4 ही 5 ही लोग हैं।
आप ऑनलाइन देख रहे थे क्या? हर क्लास देखे? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये है चलो एक काम करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ शेल, या क्या बोल दिया, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोल दिया सब शेल, या फिर अभी जो लिखा है उसी को एक टेबल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। जो आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं जरूरत है तो मत लिखना। यदि n इज इक्वल टू 1 पे बात किया, n इज इक्वल टू 1 पे बात किया, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो उपकोष होगा वो कौन सा है, 1s। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ सब सेल, उपकोष की संख्या, नंबर मतलब संख्या, उपकोष की संख्या है ना, उपकोष की संख्या कितनी है, कितनी है, एक, सही है, उपकोष की संख्या एक है। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 पे बोलो। दो सेकेंड शेल में 2s भी है और 2p भी है, 2s और 2p है, तो कितने सब सेल हैं, दो, ठीक। n इज इक्वल टू 3 पे 3s भी है, 3p भी है और 3d है, मतलब कितने मिले, 3, ठीक। n इज इक्वल टू 4 पे 4s 4p 4d और 4f, कितने मिल गए, 4, यस 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 यस, n इज इक्वल टू n पे, कित अब यहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, सबका नाम तो पता नहीं है, nवे सेल पे कितना आएगा, यहाँ पे nवे सेल में कितने उपकोष होंगे, कितना होगा, n, उसको वाक्य में लिखूंगा मैं। अरे देखो ना भाई, पहले सेल में मतलब पहला गली रास्ता समझने के लिए यही बोला था ना, पहले रास्ते में कितना घर, ये घर है, कितना घर, एक, दूसरे रास्ते में कितना घर, दो, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, nवे में n, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यही इसी निष्कर्ष के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा था, क्या निष्कर्ष आया मेरा, nवे शेल में उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या कितनी आ गई, n, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक। वैसे यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लेना, रखना होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कई बार किसी किसी बुक में दिया रहता है n इज इक्वल टू 5 पे, कितना आएगा यहाँ पे? 5 आएगा। तो इसका नाम दिया रहता है, कई बार हम लोग वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान रखना 5s 5p 5d 5d 5f और 5, ठीक है। ये ध्यान रख लेना एक बार, कई कई किताब में दिया रहता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका SPDF NS, हाँ बन जाएगा, NS NP ND NF, इसके आगे नहीं लिख पाऊंगा ना मैं, है ना, इसलिए अब ये डैश 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 करना पड़ेगा। लिख सकते हो। असल में ये कराने का उद्देश्य इस लाइन के लिए था, समझ गए क्या? ठीक है। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। ठीक है, उपकोष को पहचानिए। ठीक है, ठीक है, पहचान जाएंगे, बोलो ये किसके लिए हो गया, इसका आंसर क्या हो गया? 4s, ठीक है। यहाँ पे 3p, यहाँ पे 5 5 f 0 1 2 3 SPDF, 3 मतलब f हो गया ना, पक्का? यहाँ बोलो 3f, ठीक। यहाँ बोलो 2f, एक लास्ट बोल देता हूँ, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। हाँ 3d, बोलो सब करेक्ट है, पक्का? सोच लो एक बार।
तो ये n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, यहाँ आते हैं n इज इक्वल टू 3 पे s है, 3s है, 3p है, 3d है, 3s है, 3p है और 3d है। आप क्या बोल रहे हैं? 3f है। दो क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में गलत है भी और नहीं भी। आप जो बोल रहे हैं वो तो सही है इसके हिसाब से, लेकिन ये क्वांटम नंबर संभव नहीं है। ये क्वांटम नंबर संभव नहीं है, असंभव क्वांटम नंबर है। अब जैसे मैं एक सिंपल से बोलता हूं कि भोपाल महाराष्ट्र में है, तो भोपाल अपने आप में कहीं ना कहीं तो है, महाराष्ट्र भी अपने आप में कहीं ना कहीं है, लेकिन भोपाल और महाराष्ट्र में रिलेशन नहीं है। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 अपने आप में कहीं ना कहीं तो है, l इज इक्वल टू 3 भी अपने आप में कहीं ना कहीं तो है, लेकिन ये दोनों में रिलेशन नहीं है। इन दोनों को आप यदि मिलाते हो तो 3f हो रहा है, तो 3f तो एक्चुअली संभव नहीं है, क्योंकि f कहां से स्टार्ट होता है? देखो f कहां से स्टार्ट हो रहा है? फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है। d कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। p में p जो है वो फर्स्ट में है ही नहीं, तो ये सब सोचना चाहिए, है ना। लिखने वाले तो लिख दिया, तो वो फेक एड्रेस है। क्वांटम नंबर किस बात को प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताता है, बोला था शुरू में। तो ये कैसा है? एक फेक एड्रेस, गलत एड्रेस है। और कोई है ऐसा यहाँ पे? तो ये गलत क्वांटम नंबर है, 2f गलत है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक, बाकी तो सही है, क्लियर है ना। ठीक, ये फेक एड्रेस है। n इज इक्वल टू 2 होता है, l इज इक्वल टू 3 होता है, बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। हाँ, एक बात ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखाया है, इस पे देखो, जो l होता है वो 0 से n-1, मतलब l और n का मान कभी भी सेम नहीं हो सकता। मैं चाहे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में कई बार पूछता भी है, या पूछता तो, या जो भी है, मैं आपको यहाँ पे एक लिखा देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। क्या? यहाँ लिख देते हैं कि स्टार पॉइंट बना के, n का मान l का मान n से क्या होता है? छोटा होता है। n का मान n से छोटा होता है। और एक बात और लिख देता हूँ, बस ऐसे ही तो है, निष्कर्ष निकाल निकाल के पूछते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस लाइन लिख दिए ताकि आपके दिमाग में रहे। n का मान l के बराबर नहीं होता, बराबर नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो ये फेक एड्रेस वाली बात याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्वांटम नंबर संभव है या असंभव है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो देखो थर्ड। अच्छा,
ये बात नोट पॉइंट पे आप लिख लिए रहेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षक कोणीय संवेग। ठीक है, कक्षा का कोणीय संवेग ये होता है, आप ध्यान रखना इस चीज को, एल +1 h/2 पाई। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या को और क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोणीय संवेग की जानकारी दे रहा है। अब कोणीय संवेग फिजिक्स का एक टर्म है, तो आप ये कम से कम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मान लें फॉर एग्जाम्पल में देख लेना, फॉर पी सब शेल, पी सब सेल के लिए बोलो, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, एल की वैल्यू 1 होती है। तो पी के लिए कोणीय संवेग कितना होगा? पी के लिए कोणीय संवेग कितना होगा? बोलो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एल के वैल्यू क्या रख दे? 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा? √1 1+1 h/2 पाई। मतलब ये कितना हो गया? √2 हो जाएगा क्या? ये 1 है ना? ठीक है, तो √2 h/2 पाई, ये ध्यान रख लेना बेटा। इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको ऑर्बिटल के कोणीय संवेग की भी जानकारी देता है एल के पद में। जनरली वो ऑप्शन में ऐसा ही देता है। आपको वैसे रखने के लिए बोलोगे तो फिर एच भी रखना पड़ेगा। एच क्या है? एच का भी तो मान है। पाई तो ठीक है, चलो आप पाई पूछ रहे हो तो 3.14। एच भी प्लांक नियतांक होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आप उस चीज का टेंशन ना लो। जनरली 90, मतलब मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं, वो डायरेक्टली यही पूछता है। जैसे एस के लिए पूछ लिया तो 0 आ जाएगा। अरे एस के लिए कोणीय संवेग मैंने जानबूझ कर नहीं लिखा। अब एस के लिए एल के मान कितना होता है? 0, तो यहाँ पूरा 0 आ जाएगा। 0 × 0 तो 0 × h/2 तो 0 आ जाएगा। वैसे ही यदि मान लो कल को ये पूछ लिया, एस पी डी पूछ लिया, तो यहाँ क्या रख लोगे? डी पूछ लिया तो क्या रख लोगे? 2, यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 + 1 √6 आ जाएगा। अरे 2 और 2 + 1 3, 3 दूनी 6, तो वो √6 आ जाएगा। जनरली यही पूछता है, या ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ये भी कर सकता है। इसको हल कर लो एक बार और। √2 है ऊपर में और नीचे 2 है, इसको हल किया जा सकता है क्या? कैसे? ये 2 को क्या लिख सकते हो? √2 × √2, और √2 कट आएगा। ठीक है, हमने जो देखा है वो जनरली इसी तक पूछता है, और इसमें कुछ और पूछ दिया तो ज्यादा ज्यादा वो ये √2 को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तीसरा बात करते हैं। क्या तीसरा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चुंबकीय क्वांटम संख्या किस बात को प्रदर्शित करता है बताओगे आप? तो यह या ये क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक के किसको प्रदर्शित करता है? ओरिएंटेशन ठीक है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करता है। कैसे करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर ये सब बता ही दिया था, है ना। ऑर्बिटल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, मतलब ऑर्बिटल्स का इंफॉर्मेशन देता है। ऑर्बिटल मतलब रूम, रूम, रूम ध्यान रखना। वैसे हिंदी में क्या बोल दिया? कक्षक, कक्षक, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। अब इसका भी मान होता है संख्या, तो मान कैसे बताएंगे? तो m बराबर क्या होता है पता है क्या? m का मान l पे निर्भर करेगा, एक दूसरे पे निर्भर कर रहा है, अपने से ऊपर वाले पे। क्या होता है इसका मान? माइनस l से प्लस l, ठीक है, माइनस l से प्लस l, ठीक। तो ये भी पता है, क्या पता नहीं है तो ये पता चल गया अब, है ना। माइनस l से प्लस l, और ये किस बात को बता रहा है? ऑर्बिटल्स की संख्या को बता रहा है। और सही मायने में ये किस बात को प्रदर्शित करता है? ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब अभिविन्यास, जैसे दिशा, ठीक है, उसको बताता है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ से काम की बात अब यहाँ से आता है। बोलो, फॉर एस उपकोष, एस उपकोष की बात करते हैं, ठीक है। उपकोष मतलब ये घर है, उपकोष मतलब ये घर है, ठीक है। एस उपकोष के लिए एल का मान आपको पता ही है कितना, 0। तो एम का मान कितना होगा बोल दो जल्दी से? -0 से +0। माइनस और प्लस 0 में कोई मतलब ही नहीं है, मतलब m का मान कितना हो गया? ये क्या हो गया? ठीक है, m का मान कितना हो गया फिर बोलो? 0। अच्छा, 0 का मतलब कितनी वैल्यू? कितनी वैल्यू? 1 वैल्यू। इसको नोटिस किया? 1 वैल्यू, एक संख्या, और वो संख्या कितना है? 0। या आप ऐसा समझ लो, उपकोष एक घर को बताता है, घर, ये घर है, और घर के अंदर कौन बैठा है? ऑर्बिटल्स मतलब रूम। कितने रूम हैं? एक रूम, और उस रूम का रूम नंबर क्या है? 0। बच्चे ऐसा कई बार सोच लेते हैं कि m बराबर 0 मतलब 0 रूम, मतलब रूम की संख्या 0। नहीं, रूम एक है, उसका रूम नंबर कितना है? 0, ऐसा मान के चलो, ठीक है। ठीक, मतलब आप ये भी समझ लो ध्यान से, ध्यान से। एस उपकोष मतलब एस एक घर है, और उस घर के अंदर कितने रूम? एक रूम। मतलब वही घर है, उसमें वही हॉल है, वही बेड है, बेडरूम है, वही किचन है, सब चीज वही, एक ही रूम का घर, एक रूम का घर, ऐसा मान लो, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि फॉर पी उपकोष की बात करें,
पी उपकोष के लिए बोलो क्या होना चाहिए? एल का मान 1। अब इसके अंदर कितने रूम आएंगे? पी उपकोष है, उपकोष मतलब घर, घर के अंदर 3 ऑर्बिटल, 3 कक्षक। कैसे? 2 नहीं 3। कैसे 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 कैसे? तो आप बोलोगे सर m का मान कितना होता है? -l से +l। अब l का मान कितना? p के लिए 1। तो आप लिखोगे सर m बराबर -1 से +1। -1 से +1 में कौन कौन आएगा? तो m का वैल्यू -1 भी होगा, m का वैल्यू 0 भी होगा, m का वैल्यू +1 भी होगा। मतलब कितनी वैल्यू? 3 वैल्यू। अब 3 वैल्यू किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? 3 वैल्यू किस बात को प्रदर्शित कर रहा है? ये 3 ऑर्बिटल को प्रदर्शित कर रहा है, 3 कक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। और उस 3 कक्षक के नाम कौन कौन से हैं? एक का है -1, एक का है 0 और एक का है +1। आगे समझ में? मतलब आप ऐसा शायद देखे भी होंगे, मैं आपको बोलता हूं, ये सब बनाते हैं कॉपी में। ये क्या है? बड़ा सा ये है पी उपकोष। उपकोष ये घर है, और इस घर के कितने रूम? 3। इस 3 रूम को ऐसा पार्टीशन करते हैं, कुछ पता है क्या? एक पार्टीशन, एक भाग किस बात को प्रदर्शित करता है? ऑर्बिटल। तो ये 3 ऑर्बिटल है। अब समझ में आए? ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल्स के नाम क्या है? तो बोलोगे m इज इक्वल टू -1, ये है m इज इक्वल टू 0 और ये है m इज इक्वल टू 1, +1 या 1 वो लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक। वैसे ही आप d के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे? d के लिए मैं यहीं पे लिख दूं, d के लिए। ठीक है, फॉर d सब शेल, फॉर d सब शेल, d सब शेल के लिए बोलो l की वैल्यू कितनी? 2। मतलब m की वैल्यू कितनी? -2 से +2। बोलो सही। ठीक, मतलब m कितना हो जाएगा? -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा, +2 भी होगा। मतलब ये क्या है? एक घर, और इस घर के कितने रूम? 5 रूम। ठीक, तो m की वैल्यू यदि लिखें, तो ये कितना हो जाएगा? m -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है, ठीक। वैसे ही s के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टेबल बना देता हूं। f के लिए ठीक है, समझ में आया पूरा? अब हो गया, क्वांटम नंबर इतना ही है। नहीं नहीं, अच्छा है, सर नहीं है, वो हो ही गया करके नहीं है, मतलब मेनली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। चलो इस पे हम लोग और डिस्कस करेंगे, पहले एक बात फोर्थ को लिख लेते हैं। फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं, वो क्या है? ये स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, स्पिन नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पिन। तो इसमें और कुछ है ही नहीं, इसे तो सबसे आसान है एस। ठीक है, क्या बोल दिया? यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन डायरेक्शन को बताता है।
किसको प्रदर्शित करता है? स्पिन के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। और इसका मान जो होता है वो कितना होता है? सबको पता है, s प्लस हाफ और s माइनस हाफ। ठीक है, तो असल में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, ये क्या है? एक ऑर्बिटल है। मतलब क्या हो गया? ये एक कक्षक है। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको मैं अप से एरो से और डाउन एरो से बताता हूं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये कौन बताया? कोई बोला है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली। ठीक, वो लिखाएंगे बाद में। ठीक है, लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भी आप बोले, तो इसके लिए s का मान क्या हो सकता है? माइनस हाफ बोलो या प्लस हाफ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। पहले के लिए, पहले के लिए कुछ भी बोल सकते हो। यदि पहले को माइनस बोले हो तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा? प्लस हाफ बोलना पड़ेगा। या पहले को प्लस बोलते हो तो दूसरे को माइनस बोलना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला प्लस ही हो। समझ में आया क्या? ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, एक जनरली इंसानी जैसे सोच बोले तो जनरली पहला है वो क्या है? प्लस, जनरली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्पिन मतलब समझते हैं ना, चक्र, खुद के अपने अक्ष में घूमना। तो ये अपने अक्ष में यदि घूम रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन से? या तो घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यदि आप इसको क्लॉकवाइज बोल रहे हो, क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं इसको, तो इसको क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या जरूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस ही हो, या क्या जरूरी है एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसा है कि आप एक को प्लस बोलोगे तो दूसरे को माइनस बोलना पड़ेगा। एक को यदि आप क्लॉकवाइज बोलते हो तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज बोलना पड़ेगा। ठीक है, इतना बस जान के रखेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं इस क्वांटम नंबर में। तो ये कभी भी किसी क्वांटम नंबर को पहचानने के लिए इसका कोई रोल नहीं है। सही है कि नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनना मेरे से। ठीक है, और यदि समझ में आ गया तो जवाब दोगे। एक टेबल जैसे बनाते हैं, फिर से वही टेबल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है शेल। यहां पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ सब सेल। उपकोषों की संख्या, अब तो शायद हिंदी इंग्लिश तो सब समझ में ही रहा होगा, है ना इतना? ठीक है, नंबर ऑफ सब सेल बता ही चुके हैं। कितना आता है? कितना आएगा? 1। अरे पहले में 1 ही तो होगा। ठीक है, और इस 1 का नाम क्या है? 1s। ठीक, अच्छा, ध्यान से सोच के बोलोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब कमरा, कमरा, रूम की संख्या कितना होगा? 1। पक्का? चलो लिख लिया 1। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो 1। अरे पहले कक्षा में एक ही घर, एक घर में एक रूम, एक रूम में इलेक्ट्रॉन कितने? अधिकतम 2। एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, हम अधिकतम की बात करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से इस टेबल को देख लेंगे आप। n इज इक्वल टू 2 पे, मतलब दूसरे रास्ता, दूसरा गली, है ना? सरल शब्दों में यही बोलेंगे ना, दूसरा गली। दूसरा गली में कितने घर? ये घर, कितने घर? 2 घर। उन घरों का नाम क्या? 2s है और 2p है। ये पूरा क्वांटम नंबर का सार है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो यहां समझ लो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे गली में टोटल कितने रूम?
कितने रूम? 4 रूम। दूसरा गली में टोटल कितने रूम? 4 रूम। दूसरे गली में कितना घर? ये घर बोलो ना, कितने घर? 2। कौन कौन सा घर? एक एस है और एक पी है। एस नाम के घर में कितने रूम? 1। पी नाम के घर में कितने रूम? 3। टोटल कितने हो गए? 4। अब समझ में आया? मैं तो टोटल पूछ रहा हूं। ठीक। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, 8, अधिकतम 8। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुना है ना? सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 है, विन्यास कितना है? ये यहीं से तो आया है। पहले कक्षा में कितने? 2, दूसरे में 8। ठीक है। अच्छा, समझ में आया अभी? अच्छा, अब बोलो। n इज इक्वल टू 3 में तीसरा ऑर्बिट, तीसरा रास्ता, तीसरा शेल, कितना आएगा इसमें? 3। और 3 के नाम क्या क्या है? 3s, 3p और 3d। ये हालांकि लिख चुके हैं, लेकिन हम लोग एक नया टेबल बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें टोटल कितने कक्षक? टोटल कक्षक 10। तो एक बार और ऐड करें तो मेरे ख्याल से 9। एक इसमें, एक इसमें, 3 और नेक्स्ट वाले में 5। तो 5 4 9। ठीक। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बताने के बाद। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। सही है। बोलो चौथे पे। 4 तक तो करते ही हैं हम लोग। ठीक है, चौथे में बोलो। तो 4 उपकोष ये पता ही चुके हैं। ये हो गया 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है। टोटल कितने रूम? एक धन 3 धन 5 धन 7। 1 3 5 7। ठीक है ना? तो कितना? 16। 1 धन 3 धन 5 धन 7। अरे 7 और 3 10 और 16 5। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब बताना आप। जैस 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 एन, मतलब एनवे शेल में कितने सब शेल? तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो यहां कितना आ जाएगा? एन में एन। ये एन, ये एक क्वेश्चन का आंसर जो हम पहले लिखा चुके हैं। ठीक। यहां बताओ nth सेल में कितने कक्षक? दिमाग लगाओ। क्या संख्यात्मक मानों में कुछ दिख रहा है संबंध? देखो, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 9 है, ये 4 है तो ये 16 है। यदि 5 होता तो 25, 6 होता तो 36, n है तो n स्क्वेयर, वर्ग तो ये तो हो रहा है। 4 है तो 16, 3 है तो 9, 2 है तो 4, वर्ग ही तो हो रहा है। तो यदि मैं पूछता हूं एनवे शेल में कुल कितने कक्षक हैं, तो आप बोलोगे n का वर्ग। आया समझ में? पक्का? अच्छा, अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
है ना, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या होगा 2n²। ये शायद सुना होगा, है नहीं, 9th-10th के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि 2n², 2n², 10n², लेकिन वो आया यहाँ से एक्चुअली में। कैसे आया देख रहा ना, 1 है तो 2 है, 4 है तो 8 है, 9 है तो 18 है, 16 है तो 32 है, n² है तो 2n²। इन्हीं को मैं वाक्य के रूप में यहाँ किनारे में लिख रहा हूं। आपको ये रटना थोड़ी है, समझना था, ठीक है। क्या लिख दे, n कक्षा में उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या, तो आप बोलोगे n, ये सही है। nth में n, ये वाला लिखा पहला वाला, ठीक। दूसरा बोलो nth कक्षा में कक्षकों की संख्या, आप बोलोगे n², ठीक। तीसरा nth कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन, टू n², ठीक है। आया समझ में। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया ये पूरा, ठीक है। कल क्वांटम नंबर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।